नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरियार। आज मेरे साथ ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने राजनीति में अपना 20 साल दिए, जिसके बाद ये भाजपा से विधायक चुने गए। हाजिर है मेरे साथ सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास। आइए इनके बारे में जानते हैं, कुछ अच्छी बातें और कुछ तीखे सवाल भी हम इनसे लेंगे। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए? हम तो संत कलम्बस कॉलेज का स्टूडेंट थे। हरिजन हॉस्टल से पैदल जाते थे, पैदल आते थे। उस समय सवारी भी नहीं थी और हम लोग जिस परिवार से आते थे इतना सक्षम भी नहीं थे कि सवारी रखते। तो उस समय 90 के आसपास जब हम कॉलेज में 85-86 में आए तो शुरू से ही मेरा झुकाव छात्र संगठन की ओर रहा और छात्र आंदोलन में जो कॉलेज में हुआ करता था उसमें हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते थे। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब फिर हमको बैरन वापस लौटना पड़ा और घर गृहस्थी संभालते हुए हम समाज का काम करते रहे लगातार 25 वर्षों तक। ऐसे तो राजनीतिक जीवन मेरा 32 साल का है, क्योंकि 95 में भी हम चुनाव लड़े थे माले से, शायद आप लोग को पता होगा। और 96 में हम बीजेपी ज्वाइन किया और तब से लगातार संघर्ष करते करते जनता का जो मूलभूत समस्या था, अभी तो मेरे यहाँ मगध अम्पाली कोल माइंस भी खुला है, लेकिन उस समय जब हम लोग आंदोलन करते थे तो पिपरवार माइंस भी उस समय खुला था और पिपरवार में भी हम लोग आंदोलन करने ले जाते थे वहाँ के रहतों के सवाल पे। तो काफ़ी लंबा एक संघर्ष का अनुभव भी रहा और आज हम शुक्रगुजार हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने लंबे प्रयास के बाद टिकट दिया और आप तमाम लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से आज हम सिमरिया विधानसभा से जनप्रतिनिधि के रूप में हैं। तो इसके लिए आप तमाम लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। स्टूडेंट लाइफ आपका हजारीबाग में बीता, उस दौरान कभी आपने सोचा था कि समाज सेवा करते हुए आप विधानसभा तक पहुंच जाएंगे? देखिए, वो भी इतनी आसानी से नहीं। विधानसभा में हम पहुंचेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे, ऐसी सपना भी मेरे दिल दिमाग में नहीं थी। लेकिन गरीबों के लिए कुछ कर सकें, इसके लिए हम चिंतित रहते थे। गांव घर में जब देखते थे कि वो काम धाम में है तो चूल्हा नहीं जलता था, लोग काफ़ी फाका कसी में ज़िंदगी व्यतीत करते थे, तो उसमें हमको काफ़ी दर्द होता था। तब वो अमीर और गरीब में का दर्द हमको महसूस होता था और शुरू से ही हम गरीबों का आवाज़ बनने का काम किए हैं। आप टंडवा से आते हैं, जिसको चतरा का इंडस्ट्रियल टाउन कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी एनटीपीसी का प्रोजेक्ट लग रहा है, पावर प्लांट और भी कई चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात समस्या कनेक्टिविटी का। गेरुआ पुल जो उसका लाइफ लाइन है वो तो ध्वस्त हो चुका है और अभी तक बन नहीं रहा है। लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, पुल ध्वस्त होने के 3 दिनों के अंदर, उस समय चूँकि मेरा सत्र भी चल रहा था और हम सत्र में लगातार इस क्वेश्चन को उठाए हैं। ये तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? आम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भी यह आश्वासन दिए कि बहुत जल्द बनवाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि विगत 10 महीनों से झारखंड में सारे विकास कार्य ठप हैं। आज भी ट्रेजरी फुल फ्लेजर काम नहीं कर पा रहा है। झारखंड सरकार कोरोना के बहाने आज भी चल रही है और अगर सही मायने में देखा जाए तो इस सरकार का अगर कोई उपलब्धि है तो सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ही है। इसके अलावा कोई भी जनहित के काम सरकार आज तक नहीं कर पा रही है। जहाँ तक मेरा पुल का सवाल है, अभी एक झारखंड सरकार से उनके सेक्रेटरी से काफ़ी दबाव दे करके लगभग 2 करोड़ रुपये का डाइवर्सन का हमने टेंडर करा दिया, फाइनल भी हो गया है, काम शुरू होने जा रहा है। और एनटीपीसी से भी 2 करोड़ का पीपा पुल काम शुरू हो गया है। अभी शिलान्यास हमको जाकर 2-3 दिन के अंदर करना है, उसका मटेरियल भी रहा है। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक पुल का सवाल है, ये पुल टूटा और झारखंड सरकार की जिस तरह से इनका हम रवैया देखे, ये काम टालू नीति से चल रहे थे। तो मेरे यहाँ साज का एक बड़ा पुल बन रहा है ना, डबल पुल है, तो उसमें उनका 24 करोड़ रुपया बकाया था सरकार के यहाँ।
तो सेक्रेटरी से कहा कि उनको हम पैसा 16 करोड़ रुपया दिलाए हैं, 1-2 महीना के अंदर वह फुल फ्लेजर काम करने लगेगा, तो टंडवा का दुख दूर हो जाएगा। आपके यहाँ एनटीपीसी है और सीसीएल भी है, लेकिन सीएसआर फंड का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं होता जैसा कि लोग कहते हैं। देखिए, अभी हम 15-20 दिन पहले दिल्ली गए थे। आपके स्मरण में हम बता देना चाहते हैं कि आज से 1 महीना पहले जब माननीय कोयला मंत्री रांची आए थे और यहाँ मगध, आम्रपाली, पिपरवार का दुर्दशा जिस तरह से सीसीएल ने किया है, इसी सवाल पर हम माननीय मंत्री जी से दरभंगा हाउस में मिले थे। और जो यहाँ का जो स्थिति थी, जो भयावह स्थिति है, हमने बारीकी से रखने का काम किया। इसका असर ये हुआ कि 5 दिनों के अंदर सीएमडी का यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और फिर उसी समय मंत्री जी बोले थे, विधायक जी आप आइए दिल्ली, हम आपके साथ मीटिंग करेंगे। हम लोग 4 विधायक थे, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए, हम तो चले गए। वहाँ भी बातचीत करके आए हैं और फिर वहाँ जो हम मांग पत्र दिए वो सीएमडी के पास आ गया। इधर हम बीच में बिहार चुनाव चले गए, फिर अभी हम बेरमो चुनाव से लौट के आ रहे हैं। हम 2-4 दिन में सीएमडी से मीटिंग करके और सीएसआर मतलब गांव का जो मूलभूत विकास कैसे हो, इस पर हम मंथन करेंगे। और निश्चित तौर पर मेरे रहते सीसीएल पब्लिक का कोई भी हक मारी नहीं कर सकती है, हम भरोसे के साथ कह सकते हैं आपको। कल जो हुआ उस पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आज से क्षेत्र का विकास कैसे हो, लोगों को उनका वाजिब रोजी रोजगार कैसे मिले, इस पर हम गंभीर हैं और किसी भी हाल में उनको हम हक अधिकार दिलाएंगे। आप लंबे समय से समाज सेवा में, जैसा आपने बताया कि 30 साल से अधिक हो गया, लोगों का दर्द आप समझते हैं, तो आपके दिमाग में कोई ऐसा विज़न है टंडवा के विकास का? टंडवा में तो वैसे बहुत सारे फैक्ट्रीज लग भी रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउन का उसको दर्जा भी मिल गया है, लेकिन एज ए विधायक आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है उसका? देखिए, सच्चाई तो ये है भैया कि हम जब 5 बजे उठते हैं, हम मॉर्निंग वॉक से आते हैं, तो 6 बजते 10-5 लोग दरवाजे पे आ जाते हैं कि इन्हीं को नौकरी नहीं मिली है, मुआवजा नहीं मिले है और अन्य समस्या को लेकर के। और अगर सही मायने में देखिएगा तो हम बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि तमाम कंपनियां अपना किसी न किसी रूप में कॉकस बना के रखी है। आज एनटीपीसी को अगर आप देखेंगे, 1999 में शिलान्यास हुआ था, माननीय वाजपेयी जी किए थे, लगभग 20 साल हो गया। आज भी उस प्रोजेक्ट में ज़मीन का मुआवजा, घर का मुआवजा लंबित है। इसके लिए कौन दोषीवार है? इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, डीसी से मिल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, और ताकि उनका जो समस्या है वो सोल्यूशन हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम प्लांट के विरोधी भी नहीं हैं, हम चाहते हैं प्लांट भी लगे, कुलवरी भी चले, लेकिन पब्लिक का जो हक अधिकार है वह निश्चित तौर पर मिले। ये तो लोग कहते हैं कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं एनटीपीसी से संबंधित, जमीन अधिग्रहण का या मुआवजा नहीं मिला, ये अपनी एक राजनीति है। लोग कहते हैं कि जो भी विधायक आता है वो उनके साथ चलता रहता है अपने फ़ायदे के लिए। अब ये तो अभी लग सकता है लोगों को, क्योंकि हम समझते हैं कि उपेंद्र नाथ दास जी और ईश्वरी पासवान जी के बाद हम किसी के आलोचना के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो लीडर का एक गुण होना चाहिए कि पब्लिक के लिए कुछ कर सकें, ऐसा हमारे लोग नहीं कर पाए। और अभी हमको भी जल्दबाजी होगा बहुत बात बोलना, तो ये साल भर के अंदर आपको अपने आप सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। हम चाहते क्या हैं, वो सारी चीज़ें परिप्रेक्ष्य में आ जाएंगी। सिमरिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इटखोरी, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। माँ भद्रकाली जो जगह है वो इंटरनेशनली बड़ा फेमस है। जी। उसके विकास के लिए राज्य सरकार ने भी एक जो तैयार किया था, लेकिन वो अब धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। कोरोना का आड़ लेके उसको रोक दिया गया। वो जो वहाँ पर बहुत सारा कुछ बनना था, मेगा गेट और प्रेयर व्हील या सारा कुछ, वो सारा काम रुका पड़ा है। देखिए, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट माननीय रघुवर दास जी के द्वारा मंजूरी दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद हेमंत जी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। और इस प्रोजेक्ट को क्या कहिएगा, हम तो शुरू में ही आपको बता चुके हैं, क्योंकि 10 महीने से यह सरकार कुछ काम कर ही नहीं रही है, तो वह भी रुका पड़ा है। अभी सरकार की इच्छा शक्ति पर है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है।
उसको बौद्ध सर्किट से जोड़ना है। वो बोध गया, कौलेश्वरी, भद्रकाली, ऐसा एक सर्किट में उसको जोड़ करके डेवलप करना था और उससे काफ़ी लोगों को रोजी रोजगार भी मिलता, लोग खुशहाल भी होते। उस प्रोजेक्ट के पीछे यही कारण था, लेकिन सरकार उसमें विफल साबित हो रही है। लोगों का कहना है कि सरकार का आड़ लेके, सरकार को नाकाम बता के, सरकार को असफल बता के आप लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, जैसे आप बता दीजिए। लोगों का कहना है कि आप काम अगर नहीं हो रहा है तो आप पूरा का पूरा ठिकरा हेमंत सोरेन सरकार पे फोड़ रहे हैं। एक चीज़ बता दीजिए, जनप्रतिनिधि का जो उसका निधि है, आप सरकार अपने स्तर पे अगर सरकार के स्तर पे नहीं कर रहे थे तो जनप्रतिनिधि का जो विधायक निधि है, अगर वह भी आप जारी कर देते तो क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो जनप्रतिनिधि काम कराता। 10 महीने से वो भी रोके पड़े हैं आप बताइए ना। आप लोग तो समाचार विभाग से हैं, सारा कुछ संकलन कर रहे हैं, सारे क्षेत्रों में जा रहे हैं, आप कहीं भी ऐसा कुछ बता दीजिए कि कोई भी विकास का काम हो रहा है। तो सरकार को बदनाम करने के नियत से हम लोग नहीं बोलते हैं। आज की स्थिति में जो सही तथ्य है वही आपके बीच रख रहे हैं। कोई भी एक स्कीम बता दीजिए पूरे झारखंड प्रदेश में जो झारखंड सरकार के द्वारा हो रहा है। ये तो आपकी पार्टी इसमें वैसा दबाव भी तो नहीं बना पा रही है कि लोगों तक एक मैसेज जाए। वैसा कोई आंदोलन भी नहीं हो रहा है, सारा कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, आंदोलन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है सारा कुछ। देखिए, आंदोलन चूँकि आप भी कोरोना काल में हम लोग चल रहे हैं, इसकी भयावहता को आप देख रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे सीनियर नेतागण पॉजिटिव हुए हैं। यहाँ हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम विपक्ष में हैं, अगर हम पब्लिक को आगे लाने का काम करेंगे आंदोलन के में, तो सरकार बोलेगी देखिए विपक्ष वाले ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग उस रूप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव सोच के तहत समय समय पर हम लोग सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रहे हैं कि आप विकास का काम शुरू करें। अब एक चीज़ आप बताइए हमको, जितने भी प्रवासी मजदूर इस कोरोना काल में वापस आए, सरकार तो ढिंढोरा पीट रही कि हम रोजी रोजगार दे रहे हैं। आप किसी भी प्रखंड में जाके बता दीजिए हमको कि प्रवासी मजदूर के लिए कौन सा काम चल रहा है। जो सही है वही बता रहे हैं, इसको विपक्ष के रूप में देखिए या पक्ष के रूप में देखिए, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। आज पुनः मजदूर वापस जा रहे हैं जहाँ पहले काम करते थे। आज से 1 महीना पहले हम चतरा जा रहे थे, आंध्र प्रदेश की बस लगी हुई थी और हमने उतर के पूछा, बोला विधायक जी हम लोग फिर वहीं जा रहे हैं जहाँ काम करते थे, यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है। तो ये हालात बनी है पूरे सूबे में। आपके बारे में जो फीडबैक हम लोगों ने लिया तो पता लगा कि जितना सिंपल आप शुरू में थे, विधायक बनने के बाद भी वैसे ही है, लेकिन कुछ लोग जो आपके साथ रहे हैं शुरू से, वो एक जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा हावी है वहाँ पे। देखिए, एक चीज़ पहले बात समझिए, पावर और पैसा हर समय आपके पास रहता नहीं है, और जब पावर में आप आते हैं तो पावर का गर्मी भी नज़दीक नहीं फटकने देना चाहिए। कल वही खतरा होता है। हम जो कल थे वही ताउन रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो आपके साथ हैं, जनता से कल हम जुड़े थे, आज भी जनता से जुड़ के रहना चाहते हैं, जनता के सुख दुख में काम आना चाहते हैं। यही राजनीति कार्य में मेरा मकसद भी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जो आप पे हावी होने का प्रयास करते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी बहुत ज़्यादा चलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ वो हर आदमी का देखने का नज़रिया होता है। अन्य क्षेत्र के हिसाब से लोग मेरे तरफ देख के कुछ मूल्यांकन करते होंगे, या उनका देखने का नज़रिया ये भी होगा कि वो कुलवरी है, NTPC है, ये है, वो है। ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। ये वो अर्जुन की तरह मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि वहाँ के रैयतों को जो उनका वाजिब हक है पहले वो मिलना चाहिए, और यही मेरा मिशन है, राजनीति का मकसद भी है। और मेरा वो टंडवा, मगध, आम्रपाली, पिपरवार ऐसा भी दिमाग में नहीं है। आपको एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहे हैं। 1974 में एक जोलॉजिकल सर्वे हुआ था, सर्वे ऑफ इंडिया का। उसके हिसाब से आप देखेंगे, आप उरी मारी को ले लीजिए, उरी मारी से पिपरवार, अब पिपरवार से बालूमाथ होते मेरा सिमरिया और टंडवा का जो धनगड्डा घाटी है वहाँ,
और वहाँ से फिर बड़का गाँव आइए, अब बड़का गाँव से फिर ये बोरी मारी चले जाइए। ये फुटबॉल की तरह जो भी इलाका है इसमें कोयला का अकुत भंडार है। इसकी सततता के लिए जब वह भारत सरकार में रिपोर्ट गया, फिर CMPDI के द्वारा उसको बोर करा के देखा गया कि कोयला है तो कितना डेप्थ में है, कोयला है, तांबा है, सोना है, क्या है, अबरक है, तो पूरे क्षेत्र में कोयला का भंडार पड़ा है। तो हम कल का जो राजनीति कर रहे हैं यह पूरा इलाका डिस्टर्ब होने वाला है। हम लोगों को जगा रहे हैं। CCL आज भी अंग्रेज के नीति पे चल रही है। आज भी उनको पब्लिक के हक अधिकार से मतलब नहीं है, उसको प्रोडक्शन से मतलब है। इसलिए लोगों को हम आग्रह भी कर रहे हैं कि आप एकजुट होइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। और अब वह समय आने वाला है, कोरोना काल के बाद हम लोग बहुत कुछ करने वाले भी हैं। आपने अर्जुन की बात की तो एक सवाल आप ही के जवाब से निकल के आता है कि जब आपको टिकट मिला था तो वहाँ 2 लोग थे जो अपने अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते थे। एक आपके उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास और एक आपके अभी के सांसद जो है सुनील कुमार सिंह। उन दोनों के बीच में आपने अर्जुन की तरह मछली का आँख भेज दिया। तो कितना दिक्कत है अभी काम करने। पार्टी में तो बहुत गुटबाजी है भाजपा में, तो आप सिंपल नेचर के हैं तो काम करने में कितना दिक्कत आ रहा है आपको? इसीलिए हम जब सिंपल नेचर के हैं तो काम करने के लिए सबका आशीर्वाद हमको मिल जाता है। हम सब के लिए सर्वग्राही हैं। आपके हिसाब से पार्टी में गुटबाजी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए सब मेरे आदर्श हैं और सबका सहयोग प्राप्त होता है। कोई ऐसा गुटबाजी वगैरह नहीं है। सबके मतलब विचार से ही टिकट मिला। हम तो 90 से टिकट मांगते थे, पार्टी तो नहीं दिया। आज पार्टी इस लायक समझी इसलिए तक टिकट दी। टिकट नहीं मिलता था फिर भी कल नाराज़ नहीं होते थे, पार्टी के लिए काम करते थे। आज पार्टी अवसर दिया तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे कि समाज सेवक के तौर पे और विधायक के तौर पे कितना बदला हुआ लगता है सारा चीज़ आपको? कितना टफ है इसको लेके आगे चलना? लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्या? बढ़ी हुई भी है, इसलिए कि संजोग से चूँकि टंडवा प्रखंड से टंडवा से ही हम आते हैं तो लोगों की अपेक्षाएँ काफ़ी बढ़ी हुई है और हम बहुत विचलित भी महसूस करते हैं। जब 6 बजे 7 बजे लोग आ जाता है तो बहुत एक तरह से अंदर से दुखी भी होते हैं कि काश ये समस्या पहले सोल्व हो गया होता तो थोड़ा हम भी रिलैक्स में रहते हैं। लेकिन हम लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। टंडवा में आपके लिए एक चुनौती आ रही है अपने लोगों को जीतना। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं टंडवा से, वहाँ का वोट प्रतिशत कम रहा था। ये चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है कि आप उन लोगों का दिल भी जीते ताकि अगला बार जब चुनाव हो तो कम से कम वहाँ से वोट प्रतिशत बढ़े। अगर कहीं से घटा तो वो मैनेज हो जाए। देखिए 30 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन था, हम टंडवा में क्या बोलेंगे उसको 2 बजे से 8 बजे रात तक समय दे पाए थे। कई घंटा हुआ गिन लीजिए आप। रात में 9-10 बजे रात लौटना, 1-1:30 बजे 2 बजे सोना, फिर 5 बजे उठना, ये दिनचर्या था। तो अपना गिरा प्रखंड समझ के हम ज़्यादा समय नहीं दे पाए, जिसका लाभ हमको अपेक्षाकृत नहीं मिल पाया। फिर भी लोग, चूँकि मेरा जन्मस्थली है, मेरा घर है, आने वाला समय में जो भी अगर कुछ कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे, उनके नज़दीक पहुंचने का काम करेंगे, उनका विश्वास जीतने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि जो भी अधिकारी आते हैं, छतरा मतलब क्रीम पोस्टिंग, लोग को लगता है कि एक्सट्रीमिस्ट का वो जगह स्ट्रांग होल्ड है, वो तो दिक्कत है वहाँ, लेकिन वहाँ कुछ वजह और है, वो आप भी जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। अधिकारी आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, चले जाते हैं, काम नहीं होता है। वहाँ की सड़कों को देख के ये समझ में आता है, पूरा माने वेल रिसोर्स्ड एरिया है, वो जंगल है, सारा कुछ है, लेकिन अगर चले जाएं आप तो पहला जो इम्प्रेशन बनता है खराब सड़क, वो कभी बन नहीं पाता। आपके क्षेत्र का भी वही हाल है। देखिए, चुनाव जीतने के बाद चतरा से बिरहू आनी हजारीबाग, इसके लिए भी क्वेश्चन उठाए थे। रात से 2 महीना पहले भी हम सेक्रेटरी से मिल के लिख के भी दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी वार्ता हो गई। वही है कि एक सरकार जो ट्रेजरी बंद कर दी है, अब किसी का बिल फंसा हुआ है 10 करोड़ रुपया, अभी ट्रेजरी में जो आदेश दिया है वो 10% रिलीज करना है पैसा। ठेकेदार पैसा कहाँ से लाएगा? ये तो टेंडर फंड का कमी है ना, सरकार पैसा नहीं दे रहा है। फिर बात तो वहीं आ गया ना,
जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। जनता भी तो नहीं सुनना चाहती ना, जनता तो काम चाहेगी। जनता काम चाहिए तो फैक्ट यही है कि सरकार पैसा रिलीज नहीं कर रही है। जनता को क्या, जैसे मैं आपसे अगर हजारीबाग की ही बात करूं तो अगर कहीं कोई गंदगी है या कुछ भी समस्या है तो लोग कहते हैं ये उसकी जिम्मेवारी थी, मेरी नहीं। बिल्कुल। चुने हुए प्रतिनिधि कहते हैं, जनता के पास इतना समय कहाँ कि वो ये सुने। चुना है आपको तो वो चाहेगी कि आप काम करें, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। नहीं ठीक है, हम इस पर बहुत ही मतलब अंदर से सीरियस भी हैं कि किसी जैसे भी हो, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन पहला मेरा मकसद भी है कि रोड चलने लायक बन जाए। इन 5 सालों में कैसा टंडवा होगा आपके हिसाब से? चमकता टंडवा, स्माइलिंग टंडवा, या कैसा टंडवा आप उसको बनाएंगे? मेरे दिमाग में जो चल रहा है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं टंडवा हो या मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र हो, सिमरिया की ही बात करूँ तो सिमरिया की, हम लोग कुछ भी करें तो 50 साल को दिमाग में रख करके, जैसे हम नाली बनाते हैं इतना चौड़ा, तो नाली अभी जहाँ बना रहे हैं आप, वहाँ हो सकता है कि 500 की आबादी हो, लेकिन 20 साल के बाद आबादी 500 की नहीं रहेगी, है ना। तो मेरे दिमाग में उसको उसी को ध्यान में रख के 50 साल कम से कम नाली का ड्रेनेज बने, उसके उस स्ट्रेंथ का उस मतलब उसके हिसाब से बने, रोड भी बने उसके हिसाब से बने। ऐसा नहीं 10 घाट है तो 5 फीट रोड चौड़ा करके बना दो भैया, अरे कल तो आबादी बनेगी। हम जब जन्म लिए तब से टंडवा को जो देख रहे हैं वही है। अरे अब तो शकल सूरत बदलना चाहिए। अगर बोलते हैं एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल फील्ड है, मतलब अब जो टंडवा हम लोग देख रहे हैं सिमरिया को, वो वैसा नहीं रहेगा। अब आपकी आंखों से सब देखें, बदलना चाहिए, बदलेगा बदलना वो। चाहिए, है ना। चाहे वो बिजली के रूप में हो, सड़क के रूप में हो, नाली के रूप में, विकास के रूप में हो, निश्चित तौर पे बदला हुआ दिखना चाहिए। अब इसके लिए संघर्ष करेंगे हम। एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे। लोग जब भी आप अधिकारी से बात करिए तो वो कहते हैं चोरकारी सब स्टेशन जो पलामू से कनेक्ट हो रहा है वो चालू अभी होगा। क्या है ना, उसमें एनओसी का मामला है फॉरेस्ट का। अभी जब हम दिल्ली गए तो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इसको भी दिए हैं। इतना बजट मेरा फंसा हुआ है, इतना पैसा लग के तैयार है, हर एक पेपर में साइन के चलते रुका हुआ है, वो प्रोसेस में आ गया है। वो जैसा ही वहाँ से क्लियरेंस होगा काम शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सिमरिया के भाजपा विधायक किशुन कुमार दास जी। बहुत साफ गोई से इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। अगले बार फिर मिलते हैं किसी नए अतिथि के साथ। धन्यवाद आप तमाम टीम के सभी साथियों को, और एक बार पुनः आवाज़ टीवी को शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू।